नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। ये आपके सिविक्स से होगा। और इसमें क्या है कि संप्रभुता क्या है, संप्रभुता के उपरांत संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए, ये 12 अंक का प्रश्न है। और 12 अंक के प्रश्न में क्या होता है, हमेशा दो डायमेंशंस तो आयोग पूछता ही पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या बताना है कि संप्रभुता क्या है, और फिर संप्रभुता के परंपरागत और बहुलवादी, मतलब यहाँ परंपरागत भी बताना और बहुलवादी सिद्धांतों कि क्या है आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, और ट्रिकी ऐसे नहीं कि बहुत टफ है, बस ये है कि इसके टर्म को देखना कि पहले तो संप्रभुता को बताइए, फिर इसके परंपरागत और बहुलवादी सिद्धांत क्या उसको बताना है, और फिर इनका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, मूल्यांकन करना है। तो आपको इस पूरे प्रश्न को बहुत ध्यान से, और जैसे ही आप वहाँ मुख्य परीक्षा में जब जाएंगे बैठेंगे तो जो प्रश्न मिलेगा, तो सबसे पहला काम प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये नहीं है कि बस संप्रभुता क्या है देखा और खुश हो गए, करे तो मेरा पढ़ा हुआ आ गया, बस अब संप्रभुता पे ही लिख के आएंगे, नहीं। कितने डायमेंशन में प्रश्न पूछा गया है, उसमें आलोचना करना है कि समालोचना करना है कि समीक्षा करनी है कि विश्लेषण करना है कि टिप्पणी करना है, मतलब क्या करना है उसको भी देखना होगा, तब आप अपने उत्तर को लिखिए। ये नहीं है कि बस प्रश्न देखे नहीं कि आप लिखना शुरू कर दिए। तो ऐसे में क्या होता है कि यदि आप प्रश्न ही ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो उत्तर आपका बिखरेगा, और उत्तर आपका बिखरेगा, आप पूरा समय दे करके 2.5-3 पेज भर के भी आए और आपको नंबर नहीं मिला तो आपको निराशा होती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इतना बढ़िया करके आए ये सब, लेकिन ये बारीकियां वो नहीं समझते, गलती करते हैं और फिर सफलता से बाहर होते हैं। इसीलिए जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज़ का, तो वहाँ हम ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान देते हैं और आपकी कॉपी पे कमेंट भी करते हैं कि देखिए मुख्य परीक्षा में इसका ध्यान रखना है, ऐसे नहीं लिखना है, सारे डायमेंशंस को कवर करना, आपने इस डायमेंशंस को कवर नहीं किया इसलिए आपका इतना नंबर कट गया। तो ये सारी चीज़ें हम अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में बताते हैं, क्योंकि ये परीक्षा विश्वास मानिए जो मुख्य परीक्षा होती है ये लिखने की परीक्षा होती है। ये ज्ञान के साथ साथ आपके राइटिंग कौशल की भी परीक्षा है, और राइटिंग कौशल के लिए नियमित यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि हम जो है बहुत अच्छा हमको आता है, सारा टॉपिक हमने पढ़ रखा, हम जाकर वहाँ लिख आएंगे। विश्वास मानिए आप नहीं लिख पाएंगे। तो समृद्धि संस्थान भी अपने टेस्ट सीरीज जो भी प्रोग्राम चला रहा है, चाहे वो पीसीएस वाला हो चाहे एलटी वाला, तो वहाँ सबसे पहले हम आपको प्रश्न देते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने सोर्स से जो भी आपके पास बुक बाई पीटी आप लोग पास किए हुए लोग हैं तो आपके पास कुछ तो आधार होगा, प्लस इंटरनेट की सहूलियत इस समय खूब बढ़िया से आप उसका उपयोग करें। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए आप आंसर राइटिंग करें। फिर जो है हम उस पर कमेंट करेंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो फीडबैक देंगे, और तीसरे स्तर पे हम तुरंत मॉडल उत्तर देंगे। मतलब एक ही दिन में एक टॉपिक पे एक बार आपने परिश्रम किया, फिर 2 बार समृद्धि संस्थान ने परिश्रम किया। वो कैसे, एक बार तो आपकी कॉपी पे प्रॉपर वे में मार्किंग हुई, कमेंट हुआ, वहाँ बताया गया कि आपकी कमी क्या है, और फिर तुरंत ही हम मॉडल उत्तर देते हैं। तो इतनी चीज़ों मतलब जब तक कि 3 तरीके के प्रयास नहीं होंगे एक टॉपिक पे, तब तक आप उस टॉपिक को जो है मुख्य परीक्षा में लिख नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके का प्रयास करिए और देखिए आप सफलता के बहुत करीब होंगे। तो ऐसे में जो 2 हमारे बैच चल रहे हैं, जो पीसीएस वाले बच्चे हैं 2026 के लिए सीरियस हैं, तो वो एकदम कमर कस लें। वही है कि कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि वैकेंसी बहुत शानदार है और नोटिफिकेशन ही जल्द आने वाला है। आप लोग जो नोटिफिकेशन के लिए पूछ रहे हैं अब वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, विदिन 10-15 दिन में ही आ जाना चाहिए अब इसको। और फिर खूब अच्छी सीट है, मतलब यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी सीट है। तो ऐसे में यदि आप मुख्य परीक्षा से चूके तो पीटी पास करके भी क्या करेंगे। तो खूब बढ़िया से मेंस तैयार करिए ताकि जब पीटी पास होइए तो फाइनल सिलेक्शन लेके निकल जाइए। चलिए हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता के परंपरागत एवं बहुलवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक जो है क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है। मतलब आप संप्रभुता के बारे में बता रहे हैं कि क्या है, तो राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति है जिसके अधीन राज्य के सभी व्यक्ति, संस्थाएं तथा समुदाय होते हैं।
यह राज्य का अनिवार्य तथ्य होता है। मतलब अगर किसी राज्य में संप्रभुता ही नहीं है तो राज्य ही नहीं है। मतलब राज्य के लिए अनिवार्य अपरिहार्य तत्व है जिसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब भारत एक राज्य है क्योंकि भारत एक संप्रभु है, इसलिए भारत एक राज्य है। संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत की अवधारणा ऑस्टिन द्वारा अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में व्यक्त की गई थी। तो ये आप कोट करिएगा ऑस्टिन, क्योंकि ऑस्टिन ने ही इसका परंपरागत सिद्धांत दिया था जिसमें इनकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में संप्रभुता के क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, थोड़ा सा उसकी आप चर्चा करिए क्योंकि ये आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो संप्रभुता स्वतंत्र राजनैतिक समाज का अनिवार्य गुण है। सबसे पहली बात है जो संप्रभुता है वो स्वतंत्र राजनैतिक समाज का अनिवार्य गुण है। फिर संप्रभुता अविभाज्य, अदेय और असीमित है। मतलब संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये इसकी कोई सीमा नहीं है, ये सीमा से परे है और ये अदेय है। तो ये संप्रभुता का दूसरा गुण हो गया। फिर संप्रभुता क्या है, स्थायी और सर्वव्यापक है। मतलब संप्रभुता स्थायी होती है। भाई भारत की संप्रभुता ऐसा तो है नहीं कि आज भारत संप्रभु है कल नहीं रहेगा, ये स्थायी, और ये कहाँ पूरे भारत में इसकी व्याप्ति है। मतलब संप्रभुता जो है भारत की वो पूरे भारत में है इसकी संप्रभुता। तो वही आप बता रहे हैं कि ये स्थायी है और सर्वव्यापक है। संप्रभुता का आदेश ही जो है क्या है, तो वो कानून है। मतलब भारत चूँकि संप्रभु है और भारत जो कहेगा वही कानून बनेगा। हमारे यहाँ संप्रभु कौन है, हमारा संविधान है। मतलब वही हमारे भारत को रिप्रेजेंट करता है और वही जो संप्रभु है वही उसके कानून है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए। फिर समाज का बहुसंख्यक संप्रभुता का पालन करता है जिससे राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की आशंका क्या होती, कम होती है। भाई जो हमारी संप्रभुता है, जो हमारा संविधान भाई सर्वोच्च है वही संप्रभु है, तो संविधान के नियमों का राज्य के प्रत्येक नागरिक पालन करते हैं, बहुसंख्यक पालन करते हैं। जो नहीं पालन करता उसके लिए दंड का विधान है। मतलब संप्रभुता दंड का भी विधान रखती है कि यदि हमारे आदेशों का आप पालन नहीं करेंगे तो हम दंडित करेंगे। तो ये आप बता रहे हैं। और जब सभी लोग राज्य की संप्रभुता के आदेशों का पालन करेंगे तो राज्य में क्या होगी, तो एक व्यवस्था स्थापित होगी, कानून व्यवस्था अच्छी होगा, विधि का शासन होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी जिसके पीछे क्या है, संप्रभुता है। फिर अब ऑस्टिन की संप्रभुता की सीमा, देखिए उसमें आपको बताना है ना कि इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ऑस्टिन की जो संप्रभुता है उसकी सीमाएं भी हैं। कैसे सीमाएं हैं, जैसे संप्रभुता के लिए निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या मानव समूह की खोज कर पाना कठिन होता है। मतलब जो आलोचक कहते हैं कि जो ऑस्टिन ने कहा कि भाई राज्य संप्रभु है, तो वही है कि भाई अगर संप्रभुता अगर किसी एक व्यक्ति में हो जाए, जैसे पहले राजा संप्रभु होते थे, मानव कोई समूह है वो उसको अगर संप्रभु बना दिया जाए या राज्य को ही संप्रभु बना दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि ये जो राजा हैं, ये जो राज्य या जो मानव समूह है जिन्हें संप्रभुता का अधिकार दिया गया है, वो अपने कार्यों को, अपने जो शक्ति है उसका सही उपयोग करें। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि आपको पता ही होता है कि सत्ता जो है वो व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। तो अगर राज्य है वो संप्रभु है, उसको लग रहा है कि जो हम कहेंगे, भाई राज्य कोई मूर्त चीज़ तो है नहीं, वो तो अमूर्त है, उसको चला कौन रहा है, सरकारें चला रही हैं। उस संप्रभुता का जो भोग कर रही है सरकार कर रही है, और सरकार में बैठा व्यक्ति ही है और उस व्यक्ति को लग जाए कि भाई हमारे शब्द ही कानून है, फिर क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो पहली जो इनकी सीमा है। फिर दूसरा है ऑस्टिन द्वारा निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा लोक प्रभुता की अवहेलना करती है। मतलब ऑस्टिन का ये कहना था कि जो संप्रभुता है वो निरंकुश है, मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं है, वो असीमित है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको वो अपरिधीय है, मतलब उसको किसी परिधि में नहीं बांधा जा सकता। तो ये क्या है कि लोक प्रभुता की जो है अवहेलना करते, क्योंकि जब आप जनता को संप्रभु मान रहे हैं तो जब जनता ही पूरी संप्रभु है तो कैसे कोई उस पर शासक या कोई राज्य इस तरीके से मतलब निरंकुश हो सकता है। तो ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, दिख रहा है।
फिर संप्रभुता के आदेश को ही कानून मानना न्यायाधीशों स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता का उल्लंघन है। मतलब अगर संप्रभुता के ही आदेश को कानून मान लिया जाए तो फिर जो ये न्यायाधीश हैं और फिर स्वतंत्रता जो निष्पक्षता की बात है उसकी भी अवहेलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबकी अलग अलग स्वतंत्रता होती है और निष्पक्षता भी प्रभावित होगी। तो ये भी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की सीमा है। वर्तमान समय में संप्रभुता अनेक संस्थानों और शक्तियों में विभाजित है। मतलब वर्तमान में जैसे ऑस्टिन का कहना क्या है कि संप्रभुता एक व्यक्ति में सीमित होनी चाहिए, मतलब चाहे वो राज्य हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या व्यक्तियों का कोई समूह हो, मतलब वही संप्रभुता होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है। संप्रभुता का बहुलवादी दृष्टिकोण सामने आ रहा है और बहुत से लोगों के बीच शक्तियों का बंटवारा है और वो अपनी शक्तियों का उपयोग जो है वो स्वतंत्र पूर्वक करते हैं, मतलब संप्रभु होकर कर रहे हैं। तो ये भी एक सीमा निकल के आती है। आधुनिक युग में संप्रभुता पूर्ण एवं असीमित कभी नहीं हो सकती। भाई आज के जो ह्यूमन राइट्स के युग में जब मानव अधिकारों को इतना महत्व दिया जा रहा है और मानव जब व्यक्ति के मतलब केंद्र में आ गया है, तो ऐसे में किसी भी स्टेट, किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्तियों के समूह को मतलब एब्सोल्यूट संप्रभु मान लेना, ये तो बेईमानी वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब ये वर्तमान में मतलब नहीं दिख रहा ये ट्रेंड। तो ऐसे में ऑस्टिन की संप्रभुता की सीमाएं आपने बता दी कि भाई ये सीमा है ऑस्टिन की संप्रभुता की। फिर आपसे पूछा गया कि संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा क्या है। तो बहुलवादी अवधारणा वही होता है कि संप्रभुता जो है एक से अधिक व्यक्तियों में निहित होना। जैसे ऑस्टिन की एकात्मक या परंपरागत, ऑस्टिन ने क्या कहा था कि भाई संप्रभुता केवल एक व्यक्ति या एक स्टेट या कुछ व्यक्तियों के समूह में होना चाहिए। वही आप बता रहे हैं कि मतलब ऑस्टिन की एकात्मक या परंपरागत संप्रभुता के आलोचना स्वरूप कुछ विचारकों जैसे लास्की, मैकाइवर, अर्नेस्ट बार्कर आदि ने संप्रभुता के बहुलवादी अवधारणा का विचार रखा। तो आपको ये पता ही होगा, मैंने पीछे बताया कि ऑस्टिन जो है संप्रभुता के परंपरावादी या एकात्मक स्वरूप की बात करते हैं। तो इन्हीं के विरोध स्वरूप कौन आते हैं? लास्की, मैकाइवर, अर्नेस्ट बार्कर, इन लोगों ने कहा नहीं, संप्रभुता एकात्मक नहीं है, ये बहुलवादी अवधारणा लिए हुए है। कैसे बहुलवादी अवधारणा लिए हुए है? तो इनका मानना था कि समाज में राज्य एकमात्र संस्था नहीं है, बल्कि कई संघों जैसे परिवार, धार्मिक संस्थाएं, ट्रेड यूनियन आदि में से एक है। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं ये लोग कि राज्य एकमात्र संस्था नहीं है समाज में, बल्कि कई संघों जैसे परिवार, धार्मिक संस्थाएं, ट्रेड यूनियन जैसे संस्थाओं में ये एक संस्था है। मतलब राज्य भी है तो परिवार भी अपने आप में महत्व रखता है, धार्मिक संस्थाएं भी महत्व रखते हैं, ट्रेड यूनियंस भी महत्व रखते हैं। तो ऐसे में संप्रभुता केवल राज्य में नहीं है, संप्रभुता परिवार में भी है, संप्रभुता धार्मिक संस्थाओं में भी है, संप्रभुता ट्रेड यूनियन में भी है। मतलब संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा की मतलब संप्रभुता बहुत सी जगहों में है। संप्रभुता राज्य और संस्थाओं के बीच विभाजित होनी चाहिए। इनका मानना है कि संप्रभुता जो है वो राज्य, मतलब जो ऑस्टिन कहते हैं कि राज्य में ही संप्रभुता है और राज्य का संचालन करता अगर कोई एक व्यक्ति है तो वही संप्रभु है। तो ये जो बहुलवादी विचारक है उनका कहना नहीं, संप्रभुता को आप जो है वो बहुत सी संस्थाओं में बांटिए। तो इस प्रकार क्या है कि संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा राज्य को असीमित, अविभाज्य एवं निरंकुश शासन का विरोध करती है। मतलब जहाँ ऑस्टिन कहते हैं कि चूंकि राज्य संप्रभु है तो वो असीमित है, वही संप्रभुता को धारण किए हुए, और संप्रभुता अपने आप में क्या है? असीमित है, अविभाज्य है, वो निरंकुश है। तो बहुलवादी विचारक जस्ट इसके अपोजिट जाते हैं, कहते हैं नहीं, राज्य पहली बात तो एकमात्र संप्रभु नहीं है, इसके अलावा परिवार, धार्मिक संस्थाएं, ट्रेड यूनियंस भी अपने आप में संप्रभुता रखते हैं, और जो राज्य की संप्रभुता है वो असीमित नहीं है, विभाजित वो है, और वो निरंकुश नहीं है, मतलब वो उसके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये बहुलवादी विचारक कहते हैं। अब थोड़ा सा बहुलवादी जो विचारक हैं और इन्होंने जो संप्रभुता की चीज़ें बताई हैं, तो इनमें भी कुछ सीमाएं हैं और आपको इनको भी बता करके निष्कर्ष देना है। तो सबसे पहले राज्य की शक्ति का ह्रास,
यह राज्य की सर्वोच्चता को चुनौती देता है, जिससे अराजकता फैल सकती है। तो सबसे पहले ये क्या है कि भाई अगर स्टेट संप्रभु ही ना रहा, ऐसे मानिए कि भारत में संप्रभुता निहित ही ना हो, मतलब भारत केवल एक संप्रभुता धारण करता हो, उसके साथ साथ परिवार भी, धार्मिक संस्थाएं भी, ट्रेड यूनियन भी, ये सब भी अपने आप में संप्रभु हैं, तो क्या होगा कि यहाँ राज्य की सर्वोच्चता ही प्रभावित हो जाएगी। और ऐसे में क्या है कि राज्य के अधिकार सीमित हो जाएंगे और राज्य अपने कर्तव्यों का उस तरीके का निर्वहन नहीं कर पाएगा जैसे एकात्मक व्यवस्था में वो कर सकता था। फिर अपूर्ण अवधारणा है, मतलब कौन, बहुलवादी जो अवधारणा है संप्रभुता की, वो अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है कि यदि राज्य के पास अंतिम फैसला लेने की शक्ति नहीं होगी तो विवादों का समाधान कैसे होगा। मतलब कोई समस्या निकल के आई, अब ऑस्टिन में तो है कि भाई राज्य संप्रभु है तो वो विवाद सुलझाए, अब यहाँ क्या है कि 10 लोग संप्रभु हैं, तो ऐसे में कौन उस विवाद को सुलझाने के लिए उत्तरदायी होगा, ये निश्चित ही नहीं हो पाएगा और वो विवाद अनसुलझा रह जाएगा। तो ऐसे में जो संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है वही धूमिल हो जाएगा। फिर संघों का अहंकार, इसमें जो तीसरा है, यह जरूरी नहीं कि अन्य संस्थाएं नागरिकों के हितों के प्रति निष्ठावान ही रहेंगी। मतलब आप अगर संप्रभुता को बहुत ज़्यादा बांट देंगे, 10 जगह संप्रभुता बढ़ गई, तो हो सकता है कि उसमें 5 जगह संप्रभुता अच्छे नेतृत्व में हो, वहाँ उसका निर्वहन ठीक से हो रहा, लेकिन 5 ऐसे हों कि जहाँ संप्रभुता का निर्वहन ही ठीक से ना हो रहा हो और वहाँ अराजकता फैलने की स्थिति हो सकती है, वहाँ निरंकुश शासन की स्थिति आ सकती है। तो ये आप बता रहे हैं, मतलब इसकी अगली सीमा। तो इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परंपरागत संप्रभुता का सिद्धांत जहाँ राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाता है, मतलब परंपरागत या एकात्मक कौन कह रहा है, ऑस्टिन कह रहे हैं। तो यहाँ से भी अगर 60 प्रश्न आए, मतलब 8 अंक में, तो आप एकदम कर लेंगे, मुझे भरोसा है। तो वही कहा जा रहा है कि परंपरागत संप्रभुता का सिद्धांत जहाँ राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाता है, तो बहुलवादी सिद्धांत इसे क्या कर देता है, बहुत कमज़ोर कर देता है। मतलब एक राज्य को बहुत शक्तिशाली बना देता है तो बहुलवादी सिद्धांत जो इसे कमज़ोर कर देता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संप्रभुता न तो पूर्ण निरंकुश है और न ही पूरी तरह विभाजित, बल्कि दोनों सिद्धांतों का संतुलन है। मतलब यहाँ क्या है कि वर्तमान में जो संप्रभुता की अवधारणा है, तो उसमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। एक को ये देखना कि भाई वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना होने पाए, और यहाँ ये भी देखना कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी ना होने पाए, मतलब वो बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाते हुए चीज़ों को चलाए। और इस लोकतांत्रिक प्रणाली में यही सर्वोत्तम विकल्प भी होता है, क्या, मध्यम मार्ग। जब मैं बुद्ध को पढ़ा रहा था तो इसमें मैंने बताया था। तो यही आप इस तरीके से निष्कर्ष देकर के अपने उत्तर को समाप्त करिए। और बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इस प्रश्न के माध्यम से मुझे बड़ा भरोसा है कि आपको न केवल एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि कैसे प्रश्न लिखना है और प्रश्न के कैसे सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए निष्कर्ष लिखना है। जहाँ थोड़ी सी भूमिका की ज़रूरत पड़ी, आपने भूमिका मतलब पैराग्राफ में लिखा, जहाँ आपको पॉइंट देना हुआ आपने पॉइंट में दिया। फिर इस तरीके से उत्तर लिखना, ये नहीं कि आप भूमिका पैराग्राफ में ही लिखते जाइए या पॉइंट में ही लिखते जाइए, दोनों अप्रोच गलत है। आपको यहाँ मध्यम मार्ग अपनाना होगा। कुछ बच्चे क्या है, डायग्राम में उत्तर लिखना चाहते हैं, एकदम बेकार बात है, आप कभी नहीं पास होंगे, यूपी से तो नहीं पास होंगे। जो ये लोग कहते हैं कि बस इस तरीके से लिखिए, वो आपको बेहद मतलब मूर्ख बना रहे हैं। शायद उन लोगों ने भी मुख्य परीक्षा नहीं दी होगी, इंटरव्यू तो नहीं पहुँचे होंगे, श्योर है। देखिए यहाँ क्या है कि आपको अब आप भूमिका लिख रहे हैं, निष्कर्ष लिख रहे हैं, वहाँ डायग्राम बना रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। मतलब भूमिका में आप शब्द लिखिए, निष्कर्ष में शब्द लिखिए, बीच में यदि आपको लगे कि नहीं डायग्राम से हम थोड़ा सा अच्छे से समझा सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, तो वहाँ स्मार्ट वर्क कर लीजिए। लेकिन अब ये पूरा उत्तर ही आप डायग्राम में लिखेंगे तो ये तो अप्रोच सही नहीं है। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी दी है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाएं। और देखिए इसी तरीके से मॉडल उत्तर दिया जाता है, मतलब डेली आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, जो हम प्रश्न देंगे फिर उसमें जो कमी रहेगी वो बताएंगे और फिर इसी तरीके से मॉडल उत्तर देते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे कुछ लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन करें। एक तो हमारा समृद्धि IAS का ऑफिशियल है टेलीग्राम का @ करके, आप लोग इससे जुड़िए, हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। और 2 हमारे लिंक हैं, एक तो हमारा यूट्यूब चैनल समृद्धि IAS का, जिस पे अभी हम आप रूबरू हैं, तो और दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं, आप इन्हें ज्वाइन करें।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करता है। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।